सेम इंटरेस्ट रेट भी सेम होता है। एंड द डिफरेंस कहना चाहिए यहाँ जो चीज़ परपेचुटी और एन्युटी में डिफरेंस करती है वो ये है कि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स तक आपको मिलती चली जाती है। इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन सेम टाइम पीरियड के बाद। फॉर एग्जांपल अगर मंथली पेमेंट हो रही है तो अनलिमिटेड मंथली पेमेंट्स आपको होती चली जाएंगी, इंटरेस्ट रेट भी सेम होगा और पीरियोडिक पेमेंट भी सेम होगी, तो इसे हम परपेचुटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जनाब, आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट किए 1,00,000 रुपए, जो बैंक आपको गारंटेड इंटरेस्ट दे रहा है 10% का, और कंपाउंडिंग ईयरली है। फॉर द टाइम बिंग हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। 1 साल गुजरा, आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना हो चुका होगा? इस पूरे साल में आपको 10% इंटरेस्ट मिला होगा 1,00,000 रुपए का, यानी कि आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। आप बैंक के पास गए और आपने 10,000 रुपये विड्रॉ करा लिए। आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रह गए? 1,00,000 रुपये। 1,10,000 रुपये थे और उसमें से आपने 10,000 निकलवा लिए, तो 100,000 रुपये दोबारा रह गए। दूसरे साल का इख्तिताम हुआ, बैंक ने फिर आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया और आपके बैंक में 1,10,000 रुपये हो गए। आप फिर दोबारा गए, आपने 10,000 रुपये का चेक फाड़ा और बैंक से 10,000 रुपये लिए और अपने घर को चले गए। बैंक में फिर आपके पास 1,00,000 रुपये है। तीसरे साल आप फिर गए, बैंक ने फिर आपके पैसों के ऊपर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लगाया हुआ था, वही रेट 10% के हिसाब से। 1,10,000 रुपये आपके पास थे, आपके बैंक अकाउंट में, आपने फिर 10,000 रुपये निकाले और अपने घर चले गए। बैंक में फिर दोबारा से 1,00,000 रुपये रह गए। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये काम आप कितनी देर तक कर सकते हैं? अगर हर चीज़ सेम रहे तो ये काम आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कर सकते हैं। हर साल 10% इंटरेस्ट रहेगा और आपको हर साल उतना ही इंटरेस्ट जितना आपको पैसे मिल रहे हैं, अगर आप उतने पैसे निकलवाते चले जाएंगे तो आपको पैसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलते चले जाएंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि आपने शुरू में 1,00,000 रुपये तो बैंक में जमा करा दिए, उसके बाद आपको हर साल 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये मिलते चले जाना है, और जब तक आपके 1,00,000 रुपये बैंक में रहेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। आपका जो पीरियोडिक रिसीट्स हैं, जो पीरियोडिकली आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट आर 10,000 रुपीज़। तो इसको हम कहते हैं कि ये परपेचुटी है, परपेचुअल पेमेंट्स आपको मिल रही हैं। परपेचुटी के केस में जो शुरू में आपने पैसे जमा कराए होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, कि कितने पैसे आपने जमा कराने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर, विच इज योर रेट, और अगर आपकी कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर है तो आर ओवर एन आपको करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज 10,000 पेमेंट्स जो कि आपको फ्यूचर में हो रही हैं। एग्जामिनर आपको बताता है कि जनाब मेरे पास एक परपेचुटी है, मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दें, और परपेचुटी के अंदर जो आपको पहली पेमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है, तो इस परपेचुटी को हम क्या कहते हैं? इस परपेचुटी को हम परपेचुटी ऑर्डिनरी कह सकते हैं। जैसे एन्युटी के केस में एन्युटी ऑर्डिनरी वो होती थी जिसमें पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड होती थी। लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ड्यू की बात करें, यानी कि पहली पेमेंट जो आपको पहले पैसे मिल रहे हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड मिल रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल आर ओवर आर, और अगर कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर है तो हम उसे डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, यानी कि बिल्कुल सेम फार्मूला वो वाला, उसमें मुझे एक दफ़ा आर को ऐड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑर्डिनरी और प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ड्यू के फार्मूले में ये सिर्फ आर का फर्क होता है, यानी कि ये वाला जो सारा का सारा फैक्टर है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी प्लस आर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी बड़ी होती है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू? तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि ऑर्डिनरी में आर जमा करते हैं तो फिर वो डी के इक्वल बनता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के केस में। तो मुझे पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी के केस में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो ये हैं कि परपेचुटी ऑर्डिनरी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर ओवर एन, और एन्युटी परपेचुटी ड्यू का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर ओवर एन प्लस आर, राइट। इस केस में हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, क्योंकि एन्युटी ऑर्डिनरी में जब आर ऐड करते हैं तो डी के इक्वल बनता है। लेकिन क्या आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो? अच्छा, ये एक मुश्किल सवाल है। इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आप कितना फ्यूचर में जा रहे हो, क्योंकि अनलिमिटेड ईयर्स हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कितने साल के बाद परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला हम कोई नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। और परपेचुटी इक्वल पेमेंट, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड्स होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जी, और फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। पहला सवाल है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनी शेयर। एक शेयर है जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो अल्फा कंपनी के शेयर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3.84 एवरी 6 मंथ, जो कि हर 6 महीने के बाद आपको 3.84 रुपये देगा इफ द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। तो प्रेजेंट वैल्यू है एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3.84 एवरी 6 ईयर्स है, 6 मंथ्स है, और उसने ये नहीं बताया कब तक। तो मुझे पता चलेगा कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये एन्युटी है नहीं, ये परपेचुटी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये 3.84 एवरी 6 मंथ
यील्ड कर रही है, यानी कि जो कंपनी का शेयर होता है उसमें से यील्डिंग का ये मतलब होता है कि वो शेयर आप अपने पास रखते हो, कंपनी का जैसे ही ईयर एंड होता है कंपनी कहती है कि मैं हर शेयर होल्डर को इतने पैसे दूंगी, तो ये जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ पीरियड मिल रहे होते हैं। तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होगा जी 3.84, पहले फार्मूला लिखते हैं तो उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर एन, राइट। कैपिटल आर इज 3.84 और आपका जो रेट है डेट इज 0.06 और जो कंपाउंडिंग है वो है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, यानी कि n इज इक्वल टू 2 है। तो यानी कि आपने 3.84 को डिवाइड करना है 0.03 के साथ, तो आपका आंसर होगा जी 128 रुपीज़। तो 128 रुपीज़ इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कि फ्यूचर में आपको 3 रुपये 84 पैसे सारी जिंदगी देता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट, कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है, विच विल अर्न ₹1 मिलियन पर एनम इन परपेचुटी, हर साल आपको 1 मिलियन रुपीज मिलते रहेंगे परपेचुटी के अंदर। तो ये 1 मिलियन जो है ये आपका क्या है, आर। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 15% पर एनम, जो कि आपने बताना है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन दिस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं कि ये कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को कितने पे कर दे और उससे ज्यादा आप ऐसे ना लगाए। अच्छा, सवाल पे वापस आते हैं, सवाल नंबर 1 पे। एक शेयर था जो 3 रुपये 84 पैसे का सेल हो रहा था, जो आपको हर साल 3 रुपये 84 पैसे आपको हर साल दे रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 128 रुपये। तो फ्यूचर की जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की आज की तारीख में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 128 रुपये बन रही है। तो अगर ये शेयर आपको 128 रुपये की वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, तो आज अगर ये लेस देन 128 रुपये का बिक रहा है तो आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि फर्ज करें कि ये 120 रुपये का मिल रहा है और इससे फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स होने हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली है तो वो बनी है 128 रुपये। तो 128 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, चीज़ 120 रुपये की मिल रही है, तो मुझे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है, मुझे ये चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि ये जो शेयर है जो मुझे फ्यूचर में 3 रुपये 84 पैसे सारी जिंदगी देता रहेगा, इसकी जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है तो 128 रुपये बन रही है, ये मुझे 150 रुपये का मिल रहा है, तो मैं क्या इसे परचेज करूंगा? जी नहीं, मुझे ये परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस 150 रुपये वाले शेयर से मुझे आगे सारी जिंदगी में 128 रुपये का बेनिफिट होना है, तो मैं क्यों महंगी चीज लूं, राइट। सिमिलरली उसने इस सवाल में ये पूछा है कि बताएं कि कंपनी कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकती है और कितने से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उस प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट कंपनी को इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी उससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी कर देगी तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पैसे उतने मिलने जितनी इस इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो परपेचुटी है, इसमें से मुझे आर चाहिए, आर इज 1 मिलियन, स्मॉल आर चाहिए 15% है, एन नहीं है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। कैपिटल आर इज 1 मिलियन, तो मैं 1 मिलियन लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 0.15। तो जब आप 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.15 करोगे तो आपके पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, या आप क्या कर सकते हो, आप 1 लिखो, फिर उसके बाद ये प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर x है, ये बटन प्रेस करोगे और उसके बाद 6 करोगे तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 मिलियन, राइट। तो बजाय इसके कि आप 6 दफा ये बटन प्रेस करो, आप 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 0.15, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट, राइट। अच्छा, मैं यहाँ से इसको करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.15, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6.6 मिलियन। तो मेरे पास 6.6 मिलियन होने चाहिए। 6.6 मिलियन अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे 1 मिलियन का जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। मुझे 6.6 मिलियन से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुझे कितना 1 मिलियन का ही रिटर्न चाहिए, तो मैं कभी भी इसमें 6.6 मिलियन से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए फर्म वांट्स टू एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड फॉर ए यूनिवर्सिटी। नॉर्मली फंड्स जो होते हैं वो इसी तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि आप एक दफ़ा पैसे बैंक में जमा करा देते हो, काफ़ी सारे पैसे जमा करा दिए बैंक में, अब उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आप उस इंटरेस्ट को यूज़ करते रहोगे और उस ओरिजिनल फंड को नहीं निकालोगे ताकि वो बैंक यूज़ करता रहे और बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता रहे। द फर्म वुड प्रोवाइड ₹25,000 एवरी 6 मंथ। फर्म ने जो है वो आपको 25,000 रुपये हर महीने देने हैं, और सॉरी हर 6 महीने के बाद देने हैं, राइट। द फंड यील्ड्स ए 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली। तो आपका जो रेट है वो 10% है और एन जो है वो सेमी एनुअल है, साल में 2 दफा आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल। यानी कि आपने सबसे पहले पहली पेमेंट प्रिंसिपल से कर देनी और उसके बाद रिमेनिंग जो पैसे हैं उनसे आपने हर 6 महीने के बाद पैसे निकाल लें। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो आपकी पहली पेमेंट कब हो रही है, बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ पेमेंट हो रही है, ठीक है जी। आपने एक लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड क्रिएट किया है और आपने पहले ही दिन उसमें से 25,000 रुपये देने हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, लेकिन क्योंकि पहली पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और ड्यू, राइट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के केस में आर ओवर आर, और क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो मुझे आर ओवर एन भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस पहली पेमेंट जो कि आर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आपने 25,000 रुपये देने हर 6 महीनों के बाद, और रेट जो है दैट इज 10% डिवाइडेड बाय सेमी एनुअल कंपाउंडिंग प्लस 25,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 25,000। तो हम कहेंगे 25,000 divided by 0.05 which will be equal to 500,000, then we will add 25,000 in it,
विच इज़ आवर फर्स्ट पीरियडिक पेमेंट, तो आपके पास 5,25,000 रुपये की पेमेंट आ जाएगी, 525,000। तो आपने 5,25,000 रुपये बैंक में जमा करा देने, और होगा ये, देखें अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाऊँ तो पहले ही दिन आपने बैंक में 5,25,000 रुपये जमा कराने, और उसमें से 25,000 रुपये आपने पहली पेमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल कर दिया है। अब आपके पास 5 लाख रुपये इसमें रह गए। 6 महीने गुजरेंगे, 6 मंथ्स, बैंक आपको 5 लाख रुपए के ऊपर 10% कंपाउंड सेमी एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, सॉरी आई इज इक्वल टू पी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटू 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है जनाब 500,000, 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 10%, और क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, और टाइम है जी 0.5 ईयर्स का, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, -1। तो इस तरह से मेरे पास बनेगा जी 500,000 इंटू 1 प्लस 0.05 पावर 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 500,000 इंटू 0.05, और जब हम आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा 25,000। तो यानी कि 6 महीनों में प्रिंसिपल जो बैंक है उसे 25,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है, जिसके पास 5,25,000 रुपये हो जाते हैं, और जब 5,25,000 रुपये में से ये 25,000 रुपये निकाल के हम लोग लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड वालों को दे देते हैं, और हमारे पास 6 महीनों के एंड पे फिर 5 लाख रुपये रह जाते हैं। और फिर अगले 6 महीने गुजरते हैं, फिर उसी तरह से 5 लाख रुपये के ऊपर आपको 25,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पास 5,25,000 रुपये हो जाते हैं, जिसमें से 25,000 रुपये आप माइनस करते हो और निकाल के लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड वालों को देते हो, और आपके पास फिर 5 लाख रुपये रह जाते हैं, और ये काम सारी जिंदगी इसी तरह से चलता रहेगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एन्युटी फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, जिसे हम परपेचुटी भी कहते हैं, और परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने डेफर्ड एन्युटी का कांसेप्ट पढ़ा था, उसी तरह से एक डेफर्ड परपेचुटी का कांसेप्ट भी हो सकता है, राइट। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने स्किप किया हुआ था पहले, अभी उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सवाल है, एक कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट व्हिच विल अर्न ₹2 मिलियन पर एनम इन परपेचुटी स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, एक परपेचुटी है जो आज से 2 साल के बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, द मैक्सिमम अमाउंट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट इज, आप इसमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल में तो कोई फर्क नहीं है, हम लोग सिर्फ ऐसे कहते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये था कि कंपनी का जो पीरियडिक पेमेंट है, जो पीरियडिक पेमेंट उसने रिसीव करनी है, दैट इज 2 मिलियन, रेट इज 15%। जब हम लोग परपेचुटी की बात करते हैं तो परपेचुटी में हम लोग कहते हैं स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है, लेकिन जो पहली पेमेंट होती है एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में वो 1 ईयर या 1 पीरियड के बाद मिलती है, राइट। तो ये है जी एन्युटी ऑर्डिनरी, या परपेचुटी के केस में हम कहेंगे दिस इज परपेचुटी ऑर्डिनरी। उसने ये कहा है कि ये जो परपेचुटी है ये स्टार्ट हो रही है 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल के बाद, ठीक है जी। यानी कि ये परपेचुटी पहले साल में भी स्टार्ट नहीं हो रही 1 ईयर पे, और सेकंड ईयर पे भी स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ अगर अल्टरनेटिवली देखा जाए तो पहली पेमेंट आज से 3 साल के बाद मिल रही है। तो यहाँ तो एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि जनाब पहली पेमेंट आज से 3 साल के बाद मिल रही है, या उसने ये कहा है कि वो आज से 2 साल के बाद स्टार्ट हो रही है। तो अगर एक एन्युटी आज से 2 साल के बाद स्टार्ट हो रही है, तो एन्युटी की जो स्टार्टिंग है उसके बाद उस पीरियड के एंड पे हमें पैसे मिलते हैं, जो पहले पैसे मिलने होते हैं। तो एक्चुअली ये एन्युटी की जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल टू कैपिटल R ओवर स्मॉल r, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, हमें आज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह से हमने एन्युटी के केस में जो फ्यूचर डेट्स की प्रेजेंट वैल्यूज आ रही थी उनको डिस्काउंट किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको डिस्काउंट कर देंगे 2 years पे। तो जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी विच इज स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल के बाद जो यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है जी कैपिटल R और स्मॉल r। हमें 2 मिलियन के पेमेंट मिल रही है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज 0.15, ठीक है जी। कैलकुलेटर पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि जनाब 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.15, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 13.33 मिलियन। तो ये जो 13.33 मिलियन है ये इस डेट की वैल्यू है। ये जो 13.33 मिलियन है इसको हमें मजीद 2 साल पे डिस्काउंट करना पड़ेगा, जिसके लिए फार्मूला वही सिंपल है, S इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर T। तो हमारे पास इस डेट की वैल्यू है जो कि फ्यूचर वैल्यू या सम कहलाता है, तो हम इसे कहते हैं 13.33 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.15, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी साल में एक दफा, और हमने इसको 2 साल पे डिस्काउंट करना है। तो जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 1.15 स्क्वायर, और फिर हमने 13.33 डिवाइडेड बाय आंसर करना है, तो जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 10.079। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 10.079, या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज 10.08। अच्छा, सवाल उसने बिल्कुल वही पूछा था कि भाई साहब मुझे बताएं कि द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% पर एनम, द मैक्सिमम अमाउंट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट दिस इन दिस प्रोजेक्ट इज, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम आप 10.08 इन्वेस्ट कर दें, 10.08 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जो आपको पैसे आने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट पे 10.08 बन रही है। और अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हमें फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ 10.08 का ही बेनिफिट इसमें से मिलना है, इससे ज्यादा का बेनिफिट हम हासिल नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम अमाउंट दैट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट इज 10.08 मिलियन, राइट।
ओके और ये कैसे बनी, हमने सबसे पहले 13.33 मिलियन को कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद 13.33 मिलियन को 2 सालों पे डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि जो परपेचुटी थी दैट वाज स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम नाउ, और आज से 2 साल के बाद परपेचुटी के स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो पहली पेमेंट मिल रही है वो आज से 3 साल के बाद मिल रही है। तो एग्जामिनर 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है। एक जो वर्ड उसने यूज किया है, उसने कहा है कि दिस परपेचुटी इज स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम नाउ, राइट। जो दूसरी वर्डिंग वो यूज करता है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि फर्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड 1 year फ्रॉम नाउ, यहाँ चलें, फर्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड 2 years फ्रॉम नाउ। इसका ये मतलब है कि आज से 1 साल गुजरा और दूसरा साल गुजरा, तो इस डेट पे पहली पेमेंट होगी, यानी कि ये एन्युटी इस डेट से, सॉरी ये परपेचुटी इस डेट से स्टार्ट हो रही है, और अगर वो इस डेट से स्टार्ट हो रही है तो हम अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से हमारे पास इस डेट की वैल्यू आएगी, जिसे हमें मजीद 1 साल पर डिस्काउंट करना है। तो जब हम उसे मजीद 1 साल पर डिस्काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आज की डेट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। अगर उसने कहा है जी फर्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड 2 years फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब ये है कि इसको 1 साल पर डिस्काउंट करना है। और अगर वो कहे कि स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 2 साल के बाद आपको पेमेंट मिल रही है पहली, ये जो एन्युटी है, सॉरी ये जो परपेचुटी है आज से